हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? मस्त स्वस्थ जबरदस्त ना। अब आ चुका है हिंदी का एग्जाम, तो उसके लिए आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए और इससे आपके एग्जाम में 100% प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा ताकि कोई दिक्कत भैया ना हो। चलिए फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। और आप लोग अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे तो भैया शानदार तरह से लाइव क्लासेस चल रही है आप लोगों के लिए। और भैया आप लोगों का 12 घंटा लाइव क्लास होने वाला है कल, तो जुड़ना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए देखिए, हम लोग हिंदी का इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न, और देख लो आप हिंदी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कहानी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप अभी कितना ध्यान दे रहे हो इस वीडियो पर, ये जरूर मायने रखेगा, क्योंकि हर एक चीज को समझा दूंगा और समझ जाओगे तो बेटा एग्जाम में लिख भी दोगे। कहानी है भैया, समझ लो अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन में आ चुका है क्या कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान, जी हां ध्यान दीजिएगा, कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह सब एक बार नहीं और भी कई बार पूछा गया है। बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है ना, कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से देखो। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह उसके सुंदर और मोहक मुख पर छाई मनोहारी मुस्कान से प्रसन्नता में भर उठता है। यानी देखो, हम लोग कभी भी, आप सोचो, हम लोग किसी दूसरे के बच्चे के मन में खुशी देखते हो खुश हो जाता है, लेकिन आप अपने खुद के बच्चे की खुशी देखोगे तो भैया कितने फूले समाओगे ना। ऐसे कोई भी छोटे बच्चे का अगर खुशी देखोगे तो अपने आप मन में एक प्रसन्नता आती नहीं आती है, बिल्कुल उसी में खो जाते हैं। हम लोग भी बच्चा बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं? तो भैया कोई भी अगर बच्चे की मुस्कान देगा तो बिल्कुल खुशी से झूम उठेगा। वो बिल्कुल गहरा प्रभाव असर पड़ा। और क्या, बच्चे की मनोहारी मुस्कान से वो कभी जो है प्रसन्नता से भर उठा। उसे ऐसा लगा था कि वह धूल धूसरित सा चेहरा किसी तालाब में खिले सुंदर कमल के फूल के समान था। क्या लग रहा था? कि धूल धूसरित सा चेहरा, यानी देखो बच्चे धूल में खेलता रहता है तो धूल से भरा हुआ था। लग रहा था कि भैया कोई धूल धूसरित से भरा हुआ चेहरा तालाब में खिला हुआ है। क्या है? सुंदर कमल के फूल समान था, जो उसकी झोपड़ी में आ गया था, है ना। कभी उसे एकटक देखता ही रह गया था, कभी ऐसा लग रहा था कि मानो ऐसी मुस्कान मृतक में भी डाल दी जाए। देखो जहां कमल फूल फूटता है ना वहां पर कितना होता है भाई, कीचड़ कीचड़ होता है, वहां पर फूटता है पानी में। तो कभी को अपना घर जो है कीचड़ के समान लग रहा है, और यहां पर उसकी मुस्कान कमल के समान, यानी उसका मुस्कान कमल के फूल के समान लग रहा है। और वो कभी उसमें बिल्कुल खो गए हैं, प्रसन्नता से झूम उठे हैं, बिल्कुल बहुत खुश है कभी। इस प्रकार से लिख देना, और इसमें बना बना के चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो अगर समझ गए तो, है ना। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन मुख्य सॉरी एक मिनट रुक जाओ। संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करता है। संगतकार जो होते हैं बेटा, किस किस प्रकार गायक गायिकाओं का साथ देते हैं। तो संगतकार निम्नलिखित रूप से किस प्रकार से, वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज को बल बढ़ाते हैं, है ना। उसके साथ वे गायक द्वारा और कहीं गहरे चले जाने पर उनकी स्थायी पंक्ति को, अच्छा ये आपके सिलेबस में है ना, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, एक बार आप देख रहे हो, ठीक है। इसको मैं चलो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बस देख लो। आई थिंक आपके सिलेबस में शायद नहीं है, और है होगा तो उसको देख लेना, ठीक है। मैं 3 नंबर देता हूं, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखो, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। कैप्टन एक बूढ़ा लंगड़ा सा आदमी, लेकिन उसके मन में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। किस बात से पता चला? कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, जो नेताजी की मूर्ति अब तक खाली थी, चश्मा नहीं था, तो उन्होंने अपने जो खिलौने वाला चश्मा है, जो पहनने वाला, ये चश्मा निकाल कर उनको पहना देते हैं, ताकि उनकी मूर्ति खराब ना दिखे, है ना। तो सेनानी ना होते भी क्या, चश्मे वाले लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत ही सम्मान करते थे, यानी जो जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़े हैं, है ना, उनका बहुत सम्मान करते थे, ये उनसे बहुत प्यार प्रेम करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और देशभक्ति प्रकट करता था। देखो, जिसने मूर्ति बनाया उसने तो चश्मा नहीं पहना है, लेकिन इनको लगा भैया मूर्ति सही नहीं लग रही है, बिना चश्मे का अधूरी अधूरी, तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर अपना खुद का सरकंडे का बना चश्मा पहना दिया, है ना। और जिससे क्या मूर्ति पूरा हो गई और अब देखने में भी अच्छी लग रही थी। तो ये कैप्टन क्या हर किसी को खराब नहीं लगेगा ये चीज, है ना। लेकिन हाँ, जिसको देश के प्रति प्रेम होगा, जिसको सेनानियों का आदर होगा, उनके मन के प्रति, उनके प्रति सम्मान की भावना होगी, वो जरूर खराब लगेगा उनको। तो इनको खराब लगा कैप्टन को, क्योंकि इसके अंदर तो देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई था ही, है ना। तो वो लोग क्या, वो बदल दिया करता था। इसीलिए सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहकर बुलाते थे। क्लियर है?
अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? देखो ये आप लोगों का लखनवी अंदाज का है ना, खीरा खा के सूंघ के फेंक दिया, मतलब खीरा खा के नहीं, खीरा काटा और सूंघ के फेंक दिया। तो क्या है, देखो क्या बिना विचार का भी कोई घटना मतलब कहानी लिखी जा सकती है? मतलब आपके मन में कुछ विचार ही नहीं आएगा, कहानी लिख सकते हो? तो देखो क्या है, इस पर लेखक के व्यंग, इस पर लेखक ने व्यंग किया है। इस पर लेखक ने क्या किया है बेटा? व्यंग किया है लेखक ने। इस पर लेखक ने व्यंग किया है कि अभी इस दिखावे के उस दौर में है, दिखावे के दौर में बिना विचार और घटना के भी कहानी लिखा जा सकता है। यानी इस पर हंसा है कि भैया ये दिखावे का दौर है, यहां लोग खीरा को खाते नहीं भैया, सूंघ कर फांक देते हैं, फांक नहीं मारते हैं, खाते नहीं है, सूंघते हैं फेंकते हैं, सूंघते हैं फेंकते हैं। तो भैया जब आप सूंघ करके पेट भर सकते हो तो मैं बिना विचार का भी कहानी लिख सकता हूं। कौन कह रहे हैं? लेखक। वही कह रहे हैं कि बिना विचारों को भी कहानी लिखा जा सकता है ना? ये व्यंग किया यानी हंसी मजाक उड़ाया है। एक्चुअली बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार की कहानी नहीं लिखी जा सकती। अतः जब घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? जब कोई घटना घटेगी ही नहीं तो कैसे आप पता चलेगा क्या हुआ है ना? क्या हुआ या नहीं? बिना पात्रों के कुछ होना कैसे, कुछ होगा कैसे? आप मान लो कोई भी कहानी लिख रहे हो, कोई तो पात्र होना चाहिए भैया, कोई हीरो हीरोइन तो होना चाहिए, मतलब कोई भी कैरेक्टर तो होना चाहिए ना। जैसे आप मान लो विकास सर पे कहानी, विकास सर तो होना चाहिए, विकास सर है, मैं आप पर कहानी, आपको होना चाहिए। अब कोई एक मतलब कुछ होगा ही नहीं ना, आप कुछ सोच रहे हो ना कुछ हो, तो कैसे कहानी लो? घंटा कुछ हो नहीं होगा, तो घटेगा कैसे? इसीलिए इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है ना। तो लेखक यहां पर व्यंग्य किए हैं। अगला, लेखिका अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से जो वैचारिक यानी विचारों की जो भिन्नता थी, यानी लेखिका के अलग विचार, उनके पिताजी का अलग विचार। लेखिका अलग सोचती थी, उनके पिताजी अलग सोचते थे। लेखिका अलग चाहती थी, उनके पिताजी अलग चाहते थे। क्या था वो चीज? देखो, लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट था, यानी विचारों की भिन्नता थी, है ना? दोनों के विचार भिन्न भिन्न था। क्या? लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु स्त्रियों का दायरा चार दीवार के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। यानी लेखिका के पिता ये नहीं चाहते कि भैया लड़कियां पढ़ी लिखी ना हो, पढ़े लिखे बट वो चार दीवारी के अंदर ही, ये नहीं कि चलो नौकरी करने के लिए बाहर जाए, है ना, कोई आंदोलन में भाग ले, ये नहीं, तुम पढ़ो लिखो घर में आओ रहो, है ना। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, बताओ। तो लेखिका के पिता का सोच ये था कि स्त्रियां पढ़े लिखे परंतु घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में था, भैया जल्दी हाथ पीला कर देंगे, शादी कर देंगे, है ना। लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते थे। जीवन की जो भी आकांक्षाएं थी उनकी, जो भी इच्छा था उनका कि भैया ये करेंगे, अपने देश को आजाद दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो ये लेखिका का विचार था। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। और लेखिका जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रही थी, भाषण दे रही थी, अपने कॉलेज के लड़कियों को उकसा रही थी स्वतंत्रता सेना में, मतलब जो है आंदोलन में भाग लेने के लिए, तो पिताजी को उनको ये सब पसंद नहीं था, है ना। लेकिन लास्ट में उनके पिताजी को भी ये सब पसंद मतलब आने लगे, भैया चलो लेखिका अच्छी काम कर रही है। तो लेकिन उनके विचार में क्या थी, भिन्नता थी, है ना। लेखिका के पिताजी चाहते भैया लड़की पढ़ी लिखी घर में रहे, लेकिन लेखिका क्या चाहती थी कि भैया पढ़े लिखे बाहर जाएं। अगला प्रश्न मेरे लाल क्या है, देख सकते हो कि एक कहानी अभी पाठ का क्या क्या संदेश है। एक कहानी अभी जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखी थी, इनका संदेश क्या है। तो इस पाठ से संदेश मिलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को भी है। क्या है, यानी इस पाठ का मेन क्या है कि केवल जो है पुरुषों का हक नहीं कि चलो भाई वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे, वही देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। इसमें स्त्रियों का भी भागीदारी है, स्त्रियों का भी बराबर का हक है ना। इससे यह भी संदेश मिलता है कि आंदोलन के मार्ग में बड़े बूढ़े भी बाधक बन सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। और इसमें क्या देखने को मिला कि आपका जो आंदोलन है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो रास्ता है, इसमें आपके बड़े बूढ़े भी बाधक बन सकते हैं। जैसे लेखिका की राह में उनके पिताजी बाधक बने थे। हो सकता है आप कुछ बड़ा करने जाओगे, आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके नाना जी, आपके दादाजी, आपके पिताजी, फूफा जी, मामा जी, कुछ भी है, हो सकते बाधक बने। तो आंदोलनकारियों को इन बाधकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ये लेखिका कहे हैं। देखो, आंदोलनकारियों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम अपनी परंपराओं और पूर्वजों से नहीं कर सकते हैं, है ना। हम अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे, बोलेंगे चलो भाई पूर्वज की बातें नहीं मानेंगे, हम इन सब से कट नहीं सकते, वो हमें लेकर चलना पड़ेगा, है ना।
किसी ना किसी रूप में वे हमारे व्यक्तिगत को अवश्य प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को अवश्य प्रभावित करते हैं। यानी आप कुछ भी करना, आप अभी भी देखते हो गांव में जब कोई नया चीज करने को ठानता है तो चार लोग आएंगे, भैया ऐसे होगा, है ना, खमियां निकालने आ जाएंगे। लेकिन वही जब एक दिन झंडे गाड़ देंगे ना, बोले हाँ लड़के में टैलेंट था, लड़की में टैलेंट था, मैं पहले ही सोचता था ये जरूर करेगा, है ना, लेकिन पहले कुछ नहीं सोचता, पहले सोचता भैया इसका कुछ ना हो, है ना। गांव का अक्सर ये सोच रहा था कि चलो ये कुछ ना कर पाई जिंदगी में, लेकिन जब कर लेगा ना तो बोलेगा हाँ अच्छा लड़का था, अच्छी लड़की थी। तो ये सब हम लोग गांव घर परंपरा को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आप इसके बोलोगे नहीं भैया चलो कुछ नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं, नहीं, इनको मना करके इनको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा हम लोग को, है ना। अगला क्या है, खेती से जुड़े गृहस्थ, खेती से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो, है ना। बाल गोविंद भगत ऐसा क्या करते थे कि भैया वो साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत का चारित्रिक विशेषता आप लोगों को यहां पर बताने के लिए बोला गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। क्या क्या उनके चरित्र की विशेषताएं थी, क्या क्या ऐसा काम करते थे, तो ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, यानी कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे और उन्हीं के गीत वो गाते रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, यानी कोई झूठ नहीं, भैया आप जो पूछो दो टुक सच बात कहेंगे, भले आपको बुरा लगे या अच्छा, उनको मतलब नहीं, यानी खरा व्यवहार करते थे भैया। ये नहीं चलो भैया आपके सामने मीठा मीठा बोल लेंगे और आपके पीछे जैसे आप आएंगे, भैया वो बहुत खराब है, हाँ बहुत बहुत बदमाश करता है, मतलब कुछ बोल देगा, बहुत बकैती करता है लड़का, पढ़ता नहीं है, एकदम आपके सामने हाँ बहुत अच्छा लड़का है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत स्वभाव अच्छा है, जैसे पीछे गया नहीं, तो उनका बिल्कुल खराब व्यवहार होता था, बिल्कुल सच्चे बोलते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते, बिल्कुल अपनी जो सच है सच कहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, है ना। किसी की चीज नहीं छूते थे, नहीं बिना पूछे व्यवहार मिला, किसी की चीज नहीं छूते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे और नहीं बिना पूछे किसी का यूज करते थे। और इतना कभी कभी वो हो जाते अपने पर कि भैया कभी कभी दूसरों के खेत पे शौच भी नहीं जाते, भैया चलो शौच करेंगे अपने ही खेत पे करेंगे। अब लोग करते ना भैया दूसरे के खेत में गया, दूसरे के द्वार में जाके कर दोगे मौका मिलेगा तो, नहीं गांव घर में होता है ऐसा, दुश्मनी है जाके साला कर दिया, तो चलो ऐसा नहीं होता है ना। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते। जो कुछ भी खेत में, वो खेतीबाड़ी करते थे, जो कुछ भी खेत में भिंडी पपीता चावल लौकी सब्जी मुरैली क्या क्या बोलता भैया पटल, जो भी निकला सबको क्या सिर पर लाद कर पहले कबीरपंथी मठ ले जाते हैं और वहां से जो भी उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता उनको वो घर ले आते। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारे गुण जिसमें हो जाएगा ना, समझो साधु ही हो जाएंगे। समाज में अभी ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरे का चीज यूज नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा आदमी भैया बिरले मिलेंगे। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, सुशिर वाद्य मतलब क्या होता है, तो देखो सुशिर वाद्य मतलब होता है ना जो फूंक कर, पता नहीं बजाता ना, सहनाई बजेगा, पेड़ पेड़ बड़े भैया आपका भी सहनाई बजेगा, चिंता का ही करते हो, है ना, अच्छे से पढ़ लो। तो फूंक कर सहनाई मतलब होता है शादी के समय ही सहनाई बजता है ना। तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशिर वाद्य कहते हैं। क्या, जो फूंक कर बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो फूंक कर बजाए जाते हैं उसको बोलते हैं सुशिर वाद्य। क्या बोलते हैं, सुशिर वाद्य। सहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। सहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसीलिए सहनाई मतलब जो है फूंक कर बजाए जाने वाले जितनी सारी आपके मतलब यंत्र है उनमें सहनाई सबसे ऊंचा है, सबसे सुरीली आवाज निकलेगी, है ना। तभी तो शादी में बजता नहीं, जाते हो देखते हैं, जाते हो देखते हो ना। सहनाई मतलब अन्य किसी की तुलना में अन्य कोई भी सुशिर वाद्य नहीं टिकता और सहनाई को सुशिर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई, मतलब भैया राजा है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। माता कांचल पारसी का भी क्वेश्चन है और बहुत देखो मत आप लोग को एक क्वेश्चन पढ़ लोगे ना बेटा, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएंगे अगर समझ लोगे, क्योंकि वक्त कम है, आप पूरी कहानी अब नहीं पढ़ सकते हो, तो इसको भी देखोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे, है ना। तो उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, मित्र मंडली के साथ तरह तरह की खेल करना अच्छा लगता है। मित्र मंडली उसके हर खेल व हुड़दंग के साथ ही है। आपके भी बचपन में बहुत मित्र रहे होंगे, है ना, कहीं आम चोरना हो, किसी के बगान में डाका डालना हो, है ना किसी से कुछ खुरापाती करना हो तो आपकी मंडली जरूर आपका साथ देते थे।
तो वही चीज है, उसके मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना उसे अच्छा लगता था। मित्र मंडली उसके हर एक खेल वो हुड़दंग के साथ ही है, उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है। जब गुरुजी डांटते हैं पटकाते हैं तो पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते थे वो अफसर को रोक नहीं पाता और उनके साथ खेलने चला था। और जब वो देख रहा भैया मेरे तो दोस्त खेल रहे हैं और मैं रो रहा हूं, तुरंत उठ करके फिर वो खेलने चला था। ये छोटे बच्चे में होता है ना, तुरंत रो तुरंत हंसी। लेकिन बड़े में रोने के बाद भैया हंसना मुश्किल हो जाता है ना। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे, है ना। मार की पीड़ा जो था उसके खेल की क्रीड़ा जो खेलते थे उस वो खेल के वक्त सारा मार भूल जाते थे, है ना। तो मार भूल कर वो खेलने चले जाते थे। इसीलिए रोना भूल कर वह दोबारा अपने मित्र मंडली के साथ मजा उठाने लगता था और खेलने लगता था। अगला प्रश्न देखो क्या है, और ये अगला जो 11 नंबर से आगे का क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये तभी आएगा जब इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक्स पूरा करोगे और सभी को शेयर करोगे। देखो एक अच्छा काम करोगे ना बेटा, आपका भी अच्छा होगा, मैं गारंटी करता हूं। इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, है ना। शेयर करोगे और सीखोगे बहुत कुछ। सीखना भैया समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ दोगे एकदम। तो शेयर करो, क्योंकि शेयर करके किसी का अच्छा ही करोगे ना, तो किसी का अच्छा करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जरूर अच्छा होगा, है ना। देखो अगला प्रश्न, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। जॉर्ज पंचम की नाक आई थिंक हट चुकी है, लेकिन देख लो अगर होगा तो सिलेबस में, है ना। चलो तो ये था आप लोगों का, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।